पटेल सर क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आप सभी लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं पढ़ी हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप अगर उन सभी प्रश्नों को तैयार कर चुके हैं तो ये मान के चलिए कि आप लोगों ने लगभग 8 नंबर के क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं। अब उसी क्रम में अगली वीडियो में बनाने जा रहा हूं। आप सभी लोग उसको ध्यान से पढ़िएगा। जितने लोग यहाँ हाल में बैठे हुए हैं वे सभी छात्र छात्राएं अगर कोई समस्या आए तो पूछ सकते हैं, तुरंत ही अपना हाथ खड़ा करके क्वेश्चन को क्लियर कर लेंगे। और जो लोग वीडियो पे देख रहे हैं या वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं वह सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और क्योंकि जो चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर के इसको पढ़ें। सबसे पहले मैं रिएक्शन बताने वाला हूं आपको कि कर्टियस अभिक्रिया। कर्टियस अभिक्रिया देखिए, कर्टियस अभिक्रिया के माध्यम से एमीन बनाई जाती है। और उससे पहले हम लोग ये जान लें कि एमीन है क्या चीज़। जानते होंगे बहुत से लोग इसमें, लेकिन सबसे आसान तरीका सीखिए यहाँ से कि एमीन कहते किसको हैं। तो एमीन जो होती है वो अमोनिया की डेरिवेटिव्स होती है। कौन सी डेरिवेटिव्स होती है उस चीज़ को भी जानते हैं। अमोनिया का फार्मूला NH3 और N के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा जो रासायनिक बंध बनाने में यूज नहीं होता, जो रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, उसी को हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। इसे नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कह सकते हैं। तो होता क्या है कि अमोनिया का H एटम रिप्लेस हो जाता है एल्किल ग्रुप के द्वारा, और जब एल्किल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाता है तो ये बनाता है एमीन। इसीलिए हम कहेंगे जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। तीनों प्रकार की एमीन, चाहे वो प्राथमिक एमीन हो, चाहे द्वितीयक एमीन हो, या फिर तृतीयक एमीन हो, तो वे सभी क्या हैं, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न हैं। देखिए 2 H एटम रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से 2 एल्किल समूह के द्वारा, तो यहाँ से बनेगा RNH, और ये देखिए हो गया। इसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन और इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। ये सब आ रहा है ना, सब कुछ ठीक। बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिमाग को कंसंट्रेट करने की जरूर आवश्यकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तीनों H एटम रिप्लेस कर देंगे 3 एल्किल ग्रुप के द्वारा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, देखिए आपकी टर्सरी एमीन बन जाती है, टर्सरी एमीन। इसलिए हम अब परिभाषा क्या बोलेंगे एमीन की, कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को क्या बोलेंगे, एमीन बोलते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न को क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे। अमोनिया के एल्किल डेरिवेटिव्स को एमीन बोलेंगे। इससे थोड़ा माइंड मेकअप जरूर हो जाता है, पढ़ने का थोड़ा माइंड कंसंट्रेट हो जाता है पढ़ने के लिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कर्टियस अभिक्रिया में क्या करेंगे। कर्टियस, चूंकि इतनी रिएक्शंस होती हैं तो आप क्या करते हैं, एक रिएक्शन पढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन आप भूल जाते हैं, या 4, 6, 8 रिएक्शन हो जाती हैं तो आपको कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। कन्फ्यूजन स्टार्ट ना हो इसलिए आपको चाहिए कुछ उसका तरीके से पढ़ने के लिए, कुछ तरीका निकालिए। तरीका आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम कर्टियस रिएक्शन पढ़ना चाहते हैं तो कर्टियस रिएक्शन में क्या करेंगे हम कि एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम एजाइड से करते हैं, और जब सोडियम एजाइड से करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनता है एसिल एजाइड।
आपको बताएंगे कि एसिल ग्रुप क्या होता है, एसिल एजाइड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एसिल ग्रुप क्या होते हैं। चलिए, अब जब यहाँ से हमको एसिल एजाइड मिलेगा, एसिल एजाइड का मतलब है RCON3, तो इसको क्या करेंगे कि क्लोरोफॉर्म और या फिर बेंजीन के साथ में हीट कर देते हैं। और क्लोरोफॉर्म या बेंजीन के साथ में इसको हीट करेंगे तो यहां पर बनेगा एल्किल साइनेट। एल्किल क्या बनेगा, कोई फिर से बता दे? एल्किल साइनेट या एल्किल आइसोसाइनेट, दो में से एक चीज है, आपको बतानी है। मैंने एक दिन आपको बताया था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। गुड। यहां पर देखिए, जब NC लिखा होगा और जब CN लिखा होगा तो आप पहचान गए होंगे, यहां से आपको हिंट मिल गई होगी, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। तो यहां पे क्या बनना है, एल्किल आइसोसाइनेट। और जो एल्किल आइसोसाइनेट बनेगा, इसे क्या करेंगे कि डाइल्यूट NaOH के साथ में, डाइल्यूट NaOH के साथ में हम जल अपघटित कर देंगे, तो यहां से हमें जो मिलने वाला है वो क्या होगा, एमीन। एमीन प्राप्त हो जाएगी। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, यहां से आपको याद रखना है। चलिए रिएक्शन देखते हैं। RCOCl क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड सोडियम एजाइड के साथ में क्रिया कराइए इसकी, ये सोडियम एजाइड। तो देखिए यहां से एक तो ये NaCl, ध्यान से देखिए यहां पर क्या निकलता है, NaCl निकलता है। और क्या बनेगा, RCON3, RCON3 एसिल एजाइड। ये देखिए RCO, इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिल ग्रुप। RCO को बोलेंगे एसिल ग्रुप। और अब इसको क्या करेंगे हम, क्लोरोफॉर्म के साथ में। आप चाहो तो आप इसको बेंजीन के साथ में भी हीट कर सकते हो। बेंजीन के साथ में हीट करें, चाहे क्लोरोफॉर्म के साथ में हीट करें, तो ये देखिए क्या बनेगा, N2 गैस। और एल्किल R एंड डबल बॉन्ड CO, एल्किल साइनेट। एल्किल, हाँ आइसोसाइनेट, एल्किल साइनेट, एल्किल आइसोसाइनेट मिल गया। और इस एल्किल आइसोसाइनेट को क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ हीट कर देंगे। डाइल्यूट NaOH के साथ में हीट करेंगे तो आप एक काम करो, यहां से NaOH के 2 मॉलिक्यूल ले लो। जब NaOH के 2 मॉलिक्यूल ले लोगे तो आप देखिए यहां से Na2 और ये देखिए CO3 मिल गया, Na2CO3 ये बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, देखिए 2 H बच गए यहां से, और यहां पे 2 वैलेंसी भी फ्री हो गई। तो ये बन गया RNH2, जिसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन। तो ये रिएक्शन है कर्टियस की, जो कि मुख्य रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहां से तैयार करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां से। देखिए यहां से आपको एलिफेटिक एमीन भी मिल जाएगी, और यहां से आपको एनिलीन भी बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अगर एनिलीन बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। C6H5COCl, बेंजॉइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, मैं लिख देता हूं, बेंजॉइल क्लोराइड। और बेंजॉइल क्लोराइड की रिएक्शन जैसे मैंने ये करी है, वैसे ही आपको कर लेनी। यहां से क्या बन जाएगा,
NaCl निकल जाएगा, ये निकल गया, क्या बच गया C6H5CON3, बेंजाइल एजाइड बनेगा, जिसको क्लोरोफॉर्म के साथ में हीट करेंगे तो बनेगा यहां से क्या, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और C6H5 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फेनिल आइसोसाइनेट, क्या बनेगा, फेनिल आइसोसाइनेट, ये बन जाएगा। फेनिल आइसोसाइनेट को हम क्या करें कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट कर देंगे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हीट करेंगे तो यहां से भी आपको 2NaOH लेना है। तो वही चीज जैसे पहले निकाली आपने है, ये देखिए क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस C6H5NH2, C6H5NH2 जिसको क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे। तो आपको यहां से देखिए कन्वर्जन मिलेंगे दो। पहला हो गया कि बेंजॉइल क्लोराइड से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, बेंजॉइल क्लोराइड से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, और इसी की जगह पे मैं आपको वर्क दे रहा हूं यहां पर कि R की जगह पर CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड और NaN3 की रिएक्शन करेंगे तो बनेगा A, और A को क्लोरोफॉर्म के साथ में हीट करेंगे तो बनेगा B, और B को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट NaOH के साथ में हीट करें, जल अपघटित करेंगे तो बनेगा C। तो क्वेश्चन एक इस प्रकार से भी आता है कि उपरोक्त में A, B व C के नाम क्या हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बैठे हुए सभी छात्र छात्राएं और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे और इनके नाम आप लोग लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे की रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एक मैंने आपको कोल्बे श्मिट रिएक्शन पढ़ाई है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं श्मिट रिएक्शन, श्मिट रिएक्शन बोल सकते हैं, श्मिट रिएक्शन। श्मिट अभिक्रिया, तो ये जैसे कोल्बे श्मिट की अभिक्रिया आपने पढ़ी थी तो यहां पर भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या था, अरेंजमेंट वगैरह था, सब आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है तो पीछे देख लीजिए। अगर अब आप पढ़ रहे समय हैं और आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो तुरंत इस वीडियो को बंद करिए, पहले उस वाले वीडियो पर जाइए और वहां से इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और देख लीजिए किस प्रकार से रिएक्शन होती है। यहां से लेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजोइक अम्ल के साथ में, हाइड्राजोइक अम्ल N3H, हाइड्राजोइक एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां से देखनी है कि देखिए यहां से आप चेक करिए CO2 गैस यहां पर से बाहर हो जाती है, एक दूसरी गैस यहां से नाइट्रोजन निकल जाती है, तो ये क्या हुई, CO2 गैस निकल गई, ये क्या हो गई, नाइट्रोजन गैस निकल गई। अभी आप देखो क्या क्या बचा, यहाँ पे एक N बचा और दो ये H बच गए, तो ये बन गया RNH2। ये भी प्राइमरी एमीन है ये, और यह रिएक्शन भी या श्मिट रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन बन जाएगी। इसी में R का मतलब जानते ही आप लोग हैं कि एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एल्किल ग्रुप क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता होगा। ये दूसरी चीज, R की जगह पर हम एरिल ग्रुप ले ले, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं।
C6H5। ये अगर C6H5 ले लेते हैं तो देखिए C6H5COOH, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड और ये हाइड्रोजोइक एसिड कंसंट्रेट H2SO4 बनेगा CO2, बनेगी नाइट्रोजन गैस। ये सब गैस हैं, गैस को हम एरो ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं और यहां से बनेगा C6H5NH2, इसको क्या बोलेंगे? एनिलीन बोलेंगे, एनिलीन। ठीक है, रिएक्शन समझ में आई होगी आप सभी लोगों को। तो यहां से भी मैं एक आपको रिएक्शन दे रहा हूं कि R की जगह पर आपको एल्किल ग्रुप रख करके रिएक्शन कर लेनी है। तो दो रिएक्शन हो गई जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? एमीन बना सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी कोई दो अभिक्रियाएं लिखिए जिससे एमीन प्राप्त होती हो, या क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि एमीन बनाने की, प्राथमिक एमीन बनाने की दो विधियां लिखिए, दो रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से भी हो सकता है। अगली एक रिएक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे भी एमीन ही बनाएंगे, जिसको बोलेंगे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड में क्या करेंगे हम कि थैलेमाइड की अभिक्रिया, थैलेमाइड को देखिए इस प्रकार से लिखिए, जहां तक कोशिश हो कि फॉर्मूला आप ओपन करके लिखें तो वह ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, थैलेमाइड ये और इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ में? KOH के साथ में या NaOH के साथ में। KOH के साथ में करा लीजिए, और जब KOH के साथ में करा लेंगे तो आपको बहुत आसानी से देखिए दिख जाएगा क्या निकल गया यहां से, गुड, H2O बन जाएगा। और H2O निकल जाने से ये बनेगा जो, इसको बोलेंगे पोटेशियम थैलेमाइड, NK। क्या बोलेंगे? पोटेशियम थैलेमाइड। ये रिएक्शन जो है ये दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। दोनों तरीके से कैसे इंपॉर्टेंट है? कन्वर्जन में भी पूछा जाएगा। कैसे प्राप्त करोगे? थैलेमाइड से थैलिक एसिड। कैसे प्राप्त करोगे? थैलेमाइड से एमीन। दोनों चीजें। तो यहां पे देखिए इसकी रिएक्शन करेंगे हम किसके साथ में? एल्किल हैलाइड के साथ में, RX। और जब एल्किल हैलाइड के साथ में कराएंगे तो देखिए क्या बनेगा, क्या बन गया? KX। और जब KX बन जाएगा, हाँ देख लो आराम से, क्या बन जाएगा? KX निकल जाएगा। और KX निकल जाने पर क्या बन जाएगा? मैं यहां पे कर दूं आगे, ठीक है। NR, एल्किल थैलेमाइड। और इसका हम करा देंगे जल अपघटन, 2HOH। और जल अपघटन कैसे कराते हैं? किसी मिनरल एसिड की उपस्थिति में। तो एक तो चीज यहां से आप देख लो कि कौन कौन सी चीजें यहां से निकल सकती हैं। अगर देख सकते हैं तो देखिए जल्दी से क्या क्या बना। हाँ बोलो। देखिए R, ये क्या मिल गया? RNH2 मिल गया। कितने? 2RNH2। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एमीन। तो ये भी प्राइमरी एमीन बनाने का एक मेथड हो गया। फिर आप देखो कि ये वैलेंसी फ्री हुई, ये वैलेंसी फ्री हुई, इसके साथ में एक OH और इसके साथ में एक OH, क्या बन जाएगा यहां से देखिए
थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O OH, बोलेंगे थैलिक एसिड। ये बन गया थैलिक अम्ल। तो रिएक्शन आसान है, रिएक्शन आसान है, लेकिन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग यहाँ से तैयार करेंगे इसको। क्या क्या बनेगा, क्या क्या बना यहाँ से, एक तो थैलेमाइड से थैलिक एसिड, दूसरा थैलेमाइड से एमीन, प्राइमरी एमीन बनाने की विधि। अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखिए, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये गारंटी तक ले रहा हूँ कि अगर इन 3 वीडियो को आपने अच्छे से तैयार किया, इन वीडियो को देख करके, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ से 6 से 8 नंबर जरूर मिलेंगे, जिसमें टिप्पणियाँ भी शामिल हैं और कन्वर्जन भी शामिल हैं। कन्वर्जन में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमामाइड या हाइपोब्रोमाइड बोलते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड अभिक्रिया, या इसको हम बोल सकते हैं हाफमान हाइपोब्रोमामाइड अभिक्रिया। रिएक्शन क्या करेंगे यहाँ से कि लेंगे RCONH2, ये ग्रुप आपको पता होगा एमाइड ग्रुप है। एमाइड ग्रुप को हम जब कभी भी काहे में कन्वर्ट करते हैं, एमीन में, मतलब एक कार्बन को कम करना है, CO को गायब करने का ये एक अच्छा तरीका है। क्या यहाँ से करेंगे, ब्रोमीन के साथ में क्रिया कराएंगे, Pr2 प्लस 4KOH ले लेंगे, और ये भी कैसा होगा, ये अल्कोहलिक होगा। कैसा होगा, अल्कोहलिक, इसलिए ALC लिख देते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो देखिए यहाँ से Br को गायब कर दीजिए, कितना 2KBr निकाल दीजिए, फिर बचा आपके पास में K2 और ये CO यहाँ से O3, तो K2CO3 ये भी निकल गया आपके पास में। अभी क्या बचा, हाइड्रोजन है तो 2H2O, ये प्लस, अब क्या बचेगा यहाँ से देख लो, R बचा और NH2 बचा, बाकी तो सब गायब हो गया। RNH2, RNH2 प्राइमरी एमीन बन गई, और इसी को हम R की जगह पर अगर हम CH3 ले लें तो ये एथेनामाइड हो गया, Br2 हो गया, 4KOH हो गया, अल्कोहलिक हो गया। ये कैसा हो गया, 2KBr हो गया, प्लस K2CO3 हो गया, 2H2O हो गया, प्लस CH3NH2 मैथिल एमीन, प्राइमरी एमीन बन गया। ऐसे ही एनिलीन बना सकते हैं हम। क्या करेंगे, इसकी जगह पर C6H5CONH2 कर देंगे, तो ये बेंजामाइड हो गया, और बाकी सब यही करेंगे, Br2 प्लस 4KOH ALC, और यहाँ से क्या बना, क्या बना, क्या बना और क्या बना, आपको खुद करना है। ठीक है, क्या क्या बनेगा वो आप चेक करते रहेंगे यहाँ से। इस प्रकार से 4 रिएक्शन मैंने आपको बताई हैं, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मुझे लगता है क्वेश्चन किसी ने अभी भी कुछ देर पहले पूछा है, तो उनके क्वेश्चन को भी मैं इसी में शामिल कर देता हूँ। आप सभी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, ये काम करिएगा आप सभी लोग, जब आप वीडियो देखिएगा तो एनालिसिस थोड़ी सी करिए और बताइए कि इस वीडियो के अंदर कौन सी रिएक्शन आपको ज़्यादा समझ में आई है, कहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगा, इसको ज़रा हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, आयन जिनमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एक अलग से, कि आयन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा आयन है, आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो आयन्स यहां पे दिए गए हैं Fe+3, एक पहला ऑप्शन हो गया।
दूसरा ऑप्शन है CO+3 और तीसरा ऑप्शन क्या दिया? तीसरा ऑप्शन दिया आपने Na निकिल +3 और चौथा भी आपने दे रखा है एक ऑप्शन है Cu+3। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसका तरीका मैं बता दूं। सबसे पहले इनके परमाणुओं के परमाणु क्रमांक आपको मालूम होना चाहिए। सही है ना? क्या चीज? परमाणुओं के परमाणु क्रमांक सॉल्व करना है इसको। आयरन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 26। कोबाल्ट का कितना होता है? 20, बोल दो 27। निकिल का 28 और कॉपर का 29। ठीक है, चलिए एक एक को मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां से। सबसे पहले आयरन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप लोगों को एक तरीका बता दे रहा हूं मैं, आप लोग प्रयास करिएगा आगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। देखिए 10 20 और ये 6 कितना हो जाएगा? 26। अगर अभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में दिक्कत होती है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक वीडियो लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर आप लोग वहां से सीख लीजिए। बहुत सरल तरीके से मैंने सिखाया है। अभी यहां से क्या है, हमको ये देखना है Fe+3। तो Fe+3 का मतलब हो गया कि बाह्यकोश से इलेक्ट्रॉन आप निकालो। तो बाकी तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से +3 का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 2 यहां से और 1 इसमें से निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। तो यहां पे देखिए ये s ऑर्बिटल है तो सब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे होंगे। लेकिन d में यहां पे आप देखिए d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और ये 5, और 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हुंड के नियम से भरेंगे। ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें तो एक भी नहीं है, वैकेंट है। तो कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने निकल करके आ गए? 5। तो इसमें आपके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 5। देखिए इसका मतलब इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो है 5। कोबाल्ट 26, चलिए सबका मैं यहां पे कर लेता हूं। 27 कोबाल्ट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। चाहे तो इसको हम पहले लिख लें 3d7 और 4s2। ये तो हो गया 10 20 और 7 27 हो गया। अब यहां पर हमें करना क्या है कि CO+3। तो CO+3 मतलब ये क्या हो जाएगा? 0। 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यकोश से निकल जाएंगे और अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक, तो डी यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, डी में कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 और ये हो गया ये 5। 1 2 3 4 5 और 6। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जाकर के? 1 2 3 और ये 4 हो गए। तो यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ऐसे ही निकिल 28 की बात करते हैं। तो निकिल 28 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ही रखेंगे Ni28। तो यहां पर 7 की जगह कितना हो जाएगा? अब 8 हो जाएगा। तो Ni+3 की बात होगी तो क्या हो जाएगा? यहां से ये तो हो जाएगा 4s0 और यहां पे क्या हो जाएगा? एक यहां से निकलेगा तो ये हो जाएगा 7। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 2 और ये 3।
तो यहां पर कितने हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 3। इसी प्रकार से कॉपर का भी देख लेते हैं। कॉपर तो विवादित है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, 29। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, तो 29 हो गया। लेकिन ये है सही नहीं, ये अपवाद है। इसमें क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इसका इसमें चला आएगा तो ये हो जाएगा 10, हो गया 29। कितना गिन लीजिए? 10, 12, 18, 10, 28 और 1, 29। तो Cu+3 की जब बात करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ से 2 निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 8, बाकी सब वैसा का वैसा है। तो अब यहाँ से क्या करोगे? d ऑर्बिटल 1, 2, 3 और ये 5, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, छठा, 7वां और 8वां, इस हिसाब से 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास में निकल के आया है कि सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? बताओ, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? आयरन, मतलब Fe+3 फेरिक आयन में सबसे ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, यहां से 2 चीजें और जान लो आप। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित है तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? अनुचुंबकीय, जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। और अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाए, युग्मित इलेक्ट्रॉन, तो फिर उसकी चुंबकीय प्रकृति होती है प्रतिचुंबकीय, जिसको बोलेंगे डायामैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिक और ये हो गया पैरामैग्नेटिक और ये हो गया डायामैग्नेटिक। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। और साथ साथ में मैं आपको 2 क्वेश्चन यहां पर और बताना चाहता हूं जो आप तैयार कर लें। एक क्वेश्चन होता है कि लेंथेनाइड संकुचन और एक्टिनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड संकुचन से आप क्या समझते हैं? इसको एक्सप्लेन करिए, इसको स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन और भी यहां पे मैं बता दूं आपको कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? देखते हैं यहां से। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में, जैसे मैं एक ले लेता हूं यहां से कि हाँ बताइए, एक मैं ले लेता हूं यहां से Cu, एक एग्जांपल CuNH3 का होल 4 और SO4, ये आपका उपसह संयोजी यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। आपको बताना है कि उपसह संयोजन संख्या क्या होती है? तो बड़ा आसान है, रटने की जरूरत नहीं है कि आपको बताया गया होगा कि देखिए केंद्रीय धातु परमाणु से या केंद्रीय धातु आयन से जितने लिगेंड जुड़े हुए होंगे, लिगेंडों की जो संख्या होगी वही उसकी उपसह संयोजन संख्या होती है। यहां पर कितने जुड़े हुए हैं? 4, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? 4। कई बार यहां से आपसे कह दिया जाता है कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या भी बताइए, संख्या बताओ। तो ऑक्सीकरण संख्या बताने के लिए आपको क्या करना चाहिए? जिसकी ज्ञात करनी है उसकी x मान लीजिए, और उदासीन अणु की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, प्लस सल्फेट की -2 होती है, और बराबर कोई आवेश नहीं है इसलिए 0। तो क्या हो जाएगी? x + 0 - 2 = 0 या x = +2। तो यहां पर इस कंपाउंड में कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो गई? +2 हो गई, और उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई,
जितने लिगेंड जुड़े होंगे उपसेसियोजी बंध के द्वारा। आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग पूरा मन लगा करके कंसंट्रेट होकर के इसको ध्यान से पढ़िए और जिस प्रकार से आप हमें सहयोग कर रहे हैं उसी प्रकार से आप लगातार वीडियो पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।